उसकी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख खुफिया अभियानों में से है। ब्रिटिश कोड नेम गार्बो से जाने जाने वाले जुआन पुजौल गार्सिया, जिन्हें उनके कथित बेहतरीन अभिनय के कारण अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो के नाम पर यह कोड नेम मिला, इतिहास के सबसे प्रभावशाली डबल एजेंटों में से एक बने। उनके काम का चरम बिंदु ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड की सफलता थी, जो नाजी कब्जे वाले यूरोप में मित्र देशों के डी-डे आक्रमण का अहम हिस्सा था। उनकी कहानी समझने के लिए जरूरी है कि शुरुआत जासूसी से नहीं, बल्कि एक आम आदमी से हो, जिसे खुफिया कार्य का कोई प्रशिक्षण या संपर्क नहीं था और जासूसी की दुनिया में जाने का कोई रास्ता नहीं था। जुआन पुजोल गार्सिया का जन्म 1912 में बार्सिलोना में हुआ। उनके शुरुआती जीवन में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वे आगे चलकर इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कई तरह की नौकरियों में हाथ आजमाया, जिनमें एक पोल्ट्री फार्म का प्रबंधन भी शामिल था, और स्पेनिश गृहयुद्ध की अफरा तफरी का अनुभव किया। इस संघर्ष ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला, जिससे वे फांसीवाद और साम्यवाद दोनों की चरम सीमाओं से निराश हो गए। उन्होंने अधिनायकवादी शासन और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाले नाजी जर्मनी के खतरे का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुजोल लाजियो को हराने के लिए हर तरह से मदद करने को दृढ़ थे। फिर भी वो खुद को चौराहे पर पाए। उनके पास न सैन्य प्रशिक्षण, न खुफिया अनुभव, न ही किसी मित्र राष्ट्र से संबंध थे, इसलिए विकल्प बहुत कम थे। उनमें जबरदस्त दृढ़ संकल्प और अनोखी रचनात्मकता थी, जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। हिटलर सरकार का विरोध करते हुए पुजोल ने मैड्रिड में ब्रिटिश दूतावास से संपर्क कर जासूस बनने की पेशकश की और कहा कि वह मित्र राष्ट्रों के लिए खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं। ब्रिटिशों की नजर में पुजोल पूरी तरह अनुपयुक्त थे। उनकी न सैन्य पृष्ठभूमि थी, न खुफिया प्रशिक्षण, न महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच, और न ही गुप्त रूप से काम करने के सबूत थे। युद्ध के दौरान खुफिया सेवाएं, जिनकी क्षमता साबित नहीं हुई थी, ऐसे स्वयंसेवकों के लिए धैर्य नहीं रखती थीं। उन्हें कई बार अस्वीकार किया गया। इन बार बार की गई अस्वीकृतियों को समझना आगे की घटनाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों के लिए ऐसी अस्वीकृति प्रयास का अंत होती, लेकिन पुजोल के लिए यही कहीं अधिक महत्वाकांक्षी योजना की चिंगारी बन गया। उसने लक्ष्य नहीं छोड़ा, बल्कि समस्या को नए नजरिए से देखा। अगर ब्रिटिश उसे जासूस नहीं मानेंगे, तो वह ऐसी स्थिति बनाएगा कि उन्हें उसकी अहमियत माननी ही पड़ेगी। उसने तय किया कि वह भर्ती के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उन्हें खुद उसे चुनने के लिए मजबूर करेगा। वह विचार जितना साहसी था, उतना ही परंपरा से अलग था। वो पहले जर्मन खुफिया एजेंसी में घुसेगा। इस वक्त पुजोल के पास कोई योजना नहीं थी। उसका जर्मन खुफिया तंत्र से कोई संपर्क, जासूसी का प्रशिक्षण या धोखे का अनुभव नहीं था। हालांकि उसके पास मानव मनोविज्ञान के बारे में एक मजबूत अंतर्ज्ञान था। वो समझता था कि किसी भी संगठन की तरह खुफिया सेवाओं को भी अगर सही तरीके से संपर्क किया जाए तो प्रभावित किया जा सकता है, खासकर जब उन्हें लगे कि उन्हें फायदा हो रहा है। खुद को नाजी विचारधारा का समर्थक बताते हुए पुखोल ने जर्मनी की सैन्य खुफिया सेवा अबवेहर के एजेंटों से संपर्क किया। उसने दावा किया कि वो ब्रिटेन में जासूस के रूप में काम करने के लिए तैयार है और उसके पास वहां जाने और संपर्कों का एक नेटवर्क स्थापित करने के साधन भी हैं। हैरानी की बात है, यह काम कर गया। अबवेयर, जो ब्रिटेन में अपनी खुफिया क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उत्सुक था, नए भर्तियों पर जोखिम उठाने के लिए तैयार था। पुजोल का आत्मविश्वास और उनके मकसद के प्रति उसका जाहिर उत्साह उसके अनुभव की कमी पर भारी पड़ा। उन्हें स्वीकार किया गया, बुनियादी जासूसी तकनीकों में प्रशिक्षण दिया गया और काम के जरूरी साधन, कोड, अदृश्य स्याही और धनराशि प्रदान की गई। जर्मनों को लगा कि वह ब्रिटेन जाएगा। इसके बजाय उसने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, वो नहीं जाएगा। पुजोल का फैसला रसद संबंधी नहीं, बल्कि रणनीतिक था।
उसने समझा कि ब्रिटेन में प्रवेश करने से उस पर विश्वसनीय खुफिया जानकारी देने का दबाव पड़ेगा और सीमित पहुंच के कारण उसके भंडाफोड़ होने का खतरा रहेगा। देश से बाहर रहकर उसने कहानी नियंत्रित की और अपनी शर्तों पर रिपोर्ट बनाई। इसीलिए उसने लिस्बन, पुर्तगाल से काम करने का फैसला किया। 1941 में गार्सिया जब लिस्बन पहुंचे तो उन्होंने एक अनोखा युद्धकालीन शहर पाया, जहां सलाजार की सरकार के तहत तटस्थ पुर्तगाल जासूसी का केंद्र बन गया था। यहां धुरी व मित्र राष्ट्रों के शरणार्थी और जासूस इसकी गलियों व कैफे में घूमते थे। ब्रिटिश खुफिया संपर्क न होने पर गार्सिया ने सिर्फ जर्मन संसाधनों और अपनी रचनात्मकता पर निर्भर रहकर ब्रिटेन में अपनी काल्पनिक मौजूदगी बनाई। उनकी चुनौती थी कि वे युद्धकालीन ब्रिटेन के रोजमर्रा के जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली विश्वसनीय रिपोर्टें तैयार करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश अखबारों का अध्ययन किया ताकि उन्हें जहाजरानी की समय सारणी और मौसम की रिपोर्ट जैसी जानकारियां मिल सकें, जिससे वे असली जैसी कहानियां बना सकें। उनकी शुरुआती रिपोर्टों में सैनिकों के मनोबल और सामान्य हालात के बारे में टिप्पणियां शामिल थीं। उन्होंने विश्वसनीयता बनाने के लिए बारीकियों पर ध्यान केंद्रित किया, न कि बड़े-बड़े दावे करने पर। पुजोल ने जानबूझकर छोटी गलतियां कीं, जिससे वे इंसान लगें, और यह रणनीति अबवेहर पर असरदार रही, जिन्होंने उन्हें मुश्किल हालात में एक सक्षम फील्ड एजेंट माना। यह उनके ऑपरेशन का अहम मोड़ था। उन्हें समझ आया कि अकेला एजेंट सीमित जानकारी देता है, जबकि नेटवर्क अधिक गहराई और पहुंच देता है। इस तरह उन्होंने काल्पनिक सहायक एजेंट बनाए, जिनकी विस्तृत पहचान, पेशे, राजनीतिक विचार, आदतें और स्थान तय किए। उदाहरण के लिए, एक वेल्श राष्ट्रवादी स्थानीय भावना साझा करता था, ग्लासगो का डॉक वर्कर जहाजों की आवाजाही पर नजर रखता था, और लंदन में वेनेजुएला का एक छात्र बाहरी नजरिया पेश करता था। हर एजेंट की सीमाएं थीं। कुछ कम रिपोर्ट करते थे, जबकि दूसरों के पास सिर्फ खास तरह की जानकारी तक ही पहुंच थी, जो असली खुफिया नेटवर्क की बिखरी प्रकृति दिखाता है। उसके एजेंट सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वे घटनाओं का अनुभव भी करते थे। पुजोल का मुश्किल हालातों से निपटना सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में था। एक बार उसने बताया कि उसका एक एजेंट बीमार है और अब काम नहीं कर सकता। एक और मौके पर उसने दावा किया कि एक कुरियर की मौत हो गई है। इसके बाद उसने कुरियर की विधवा के लिए आर्थिक मदद मांगी, जिसे जर्मनों ने मंजूर कर लिया। यह घटना उसके छल की गहराई दिखाती है। अब वेयर इन एजेंटों के अस्तित्व में विश्वास करता था और उनकी भलाई की जिम्मेदारी भी स्वीकारता था। ऑपरेशन का वित्तीय पहलू इसमें वास्तविकता लाता था। जर्मनों ने उसका नेटवर्क फंड किया और पुखोल ने खर्चों का बारीकी से हिसाब रखकर एजेंटों में पैसे के वितरण का रिकॉर्ड तैयार किया, जिससे संगठन का भ्रम मजबूत हुआ। संचार जरूरी था। पुखोल ने हैंडलर से संपर्क के लिए अदृश्य स्याही से लिखे पत्र और कूटित संदेशों का उपयोग किया। इस कोडिंग प्रक्रिया ने मेहनत और प्रोफेशनल रवैये से जर्मनों को उसके ऑपरेशन की सच्चाई पर यकीन दिलाया। उसकी रिपोर्टें विस्तृत होने पर अबवेहर का विश्वास उस पर और बढ़ा। वे उसकी खुफिया जानकारी पर निर्भर हो गए और उसकी जानकारी को ब्रिटेन के बारे में अपने आकलनों में शामिल करने लगे, जिससे वो विश्वसनीय स्रोत बन गया। ब्रिटेन से अनुपस्थित रहने के कारण वह वास्तविक दुनिया की सीमाओं से मुक्त था, जिससे उसे अपनी कहानी को जरूरत के हिसाब से गढ़ने की आजादी मिल गई। 1941 के अंत और 1942 की शुरुआत तक उसने जर्मन खुफिया को यकीन दिला दिया कि वो ब्रिटेन में जासूसी नेटवर्क चला रहा है, जबकि वो वहां कभी गया ही नहीं था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने स्पेनिश एजेंट द्वारा जर्मनों को भेजी जा रही रिपोर्टों को पकड़ लिया। जब MI5 ने इन संचारों का पता पुजोल तक लगाया, तो उन्होंने न केवल उसके द्वारा पैदा किए गए खतरे को पहचाना, बल्कि उसमें छुपे मौके को भी समझा। 1942 में जुआन पुजोल को ब्रिटेन लाया गया, जहां वह आधिकारिक रूप से डबल क्रॉस सिस्टम में शामिल हो गया, जो एक काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम था और जर्मन जासूसों को डबल एजेंट बना देता था। उसके हैंडलर थॉमस हैरिस के मार्गदर्शन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के समर्थन में पुजोल के ऑपरेशन और भी परिष्कृत व निगरानी में हो गए। लिस्बन में उन्होंने जो कुछ अपने दम पर किया था, वो पहले ही असाधारण पहल दिखा चुका था, लेकिन MI5 के निर्देशन में
उनकी कोशिशों को और निखारा और बढ़ाया गया, जो अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक में अहम भूमिका निभाने वाला था। पुजोल डबल क्रॉस सिस्टम का अहम हिस्सा बने और लिस्बन में बनाए काल्पनिक उप एजेंट्स का नेटवर्क MI5 के साथ उनके काम की नींव बना। ब्रिटिश समर्थन से यह नेटवर्क आकार और जटिलता में बढ़ा। MI5 ने उनकी संचार व्यवस्था के प्रबंधन में सहायता की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी रिपोर्टें व्यापक मित्र देशों की रणनीतियों के अनुरूप हों। उनके काल्पनिक एजेंटों को खास पृष्ठभूमि, स्थान और भूमिकाएं दी गईं और उनकी गतिविधियां एक दूसरे की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए समन्वित की गईं। गार्बो ने जर्मनों से कोडित रेडियो संदेशों और अदृश्य स्याही में लिखे गए पत्रों के माध्यम से संवाद किया। हर संदेश को भेजने से पहले बहुत सावधानी से जांचा जाता था, ताकि उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत और असली मित्र देशों के अभियानों की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। समय का चयन उसके काम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। गार्बो कभी-कभी मित्र देशों की गतिविधियों के बारे में चेतावनियां भेजता था, जो इतनी देर से पहुंचती थीं कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, जिससे उसकी छवि एक मेहनती और वफादार एजेंट के रूप में मजबूत होती थी, जबकि यह भी सुनिश्चित होता था कि जर्मन उस जानकारी पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर सकें। 1944 तक गार्बो जर्मन खुफिया तंत्र के सबसे भरोसेमंद स्रोतों में से एक बन गया था। उसकी रिपोर्टों को स्वीकार कर महत्व दिया जाता था और वे जर्मन रणनीति को प्रभावित करने लगी थीं। इस मोड़ पर ऑपरेशन फोर्टिट्यूड में उसकी भूमिका बहुत अहम हो गई, जिसका मकसद जर्मन सेना को पश्चिमी यूरोप में हमले के स्थान को लेकर भ्रमित करना था। डी-डे की सफलता काफी हद तक इस पर थी कि जर्मनों को लगे मुख्य हमला नॉर्मंडी के अलावा कहीं और होगा। गार्बो का मिशन था इस भ्रम को और मजबूत करना कि मित्र देश पास डी कैले पर हमला करने वाले हैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सबसे सकरा हिस्सा है। गार्बो ने अपनी रिपोर्टों में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में काल्पनिक पहला US आर्मी ग्रुप की एक बड़ी सेना की तस्वीर पेश की। उन्होंने सैनिकों की संख्या, उपकरणों और लॉजिस्टिक तैयारियों का विस्तार से विवरण दिया, जिससे यही मुख्य आक्रमण बल की कहानी और मजबूत हो गई। मुख्य बात यह थी कि इस सेना का नेतृत्व जॉर्ज एस पैटन कर रहे थे, जिन्हें जर्मन लोग मित्र देशों के सबसे प्रभावी और आक्रामक नेताओं में से एक मानते थे। यह विवरण जर्मनों की अपेक्षाओं से मेल खाता था, जिससे धोखा विश्वसनीय लगा। गार्बो का खुफिया काम अलग-थलग नहीं था। यह एक बड़े धोखे का हिस्सा था, जिसमें नकली टैंक, फर्जी हवाई अड्डे और रेडियो धर्मिता के झूठे संकेत शामिल थीं। इन्हीं की विश्वसनीय रिपोर्टों ने इन भौतिक चालों को असली रूप दिया। अगर उनकी अहमियत को साबित करने वाला कोई भरोसेमंद स्रोत न होता, तो ऐसी चालों को आसानी से सिर्फ दिखावे के तौर पर खारिज किया जा सकता था। आक्रमण से पहले के दिनों में गार्बो ने अपने सबसे नाजुक कामों में से एक को अंजाम दिया। उसने जर्मनों को एक चेतावनी भेजी, जिसमें संकेत दिया गया था कि मित्र देशों की सेना उतरने वाली है, लेकिन यह संदेश जानबूझकर देर से भेजा गया। उनके पास संदेश पहुंचने तक आक्रमण शुरू हो चुका था। इस चाल ने उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की अनुमति दी, जबकि यह भी सुनिश्चित किया कि मित्र देश अचानक हमले का लाभ बनाए रखें। 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेनाएं नॉर्मंडी में उतरीं। गार्बो के प्रयास लैंडिंग के साथ समाप्त नहीं हुए। वास्तव में वे और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए। डी-डे के बाद उनके सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक कार्य शुरू हुए। प्रारंभिक हमलों ने नॉर्मंडी में सफलतापूर्वक अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन वो पकड़ अभी भी खतरे में था। जर्मन उच्च कमान स्थिति को सही समझकर प्रभावी जवाब देने में सक्षम थी। इस निर्णायक क्षण में जर्मन निर्णय लेने की प्रक्रिया पर अनिश्चितता छा गई थी। मैदान के कमांडर और खुफिया विश्लेषक उलझन में थे कि नॉर्मंडी पर उतराई मित्र देशों का असली हमला है या जर्मन सेनाओं को असली निशाने से भटकाने की एक चाल। इस अस्पष्टता ने अवसर दिया और गाबो खुद को उसके केंद्र में पाया। गाबो ने विस्तृत रिपोर्टों से यह भरोसा दिलाया कि नॉर्मंडी मुख्य हमला स्थल नहीं है। गाबो ने कहा कि मुख्य मित्र सेना दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में पास दे काले पर हमले को तैयार है। यह कहानी जर्मन उम्मीदों के साथ पूरी तरह मेल खाती थी,
क्योंकि कैले को उसकी ब्रिटेन के नजदीक होने की वजह से लंबे समय से संभावित आक्रमण बिंदु के रूप में पहचाना गया था। गार्बो की खुफिया जानकारी ने कोई नया दृष्टिकोण नहीं दिया, बल्कि इसने जर्मन योजनाकारों के संदेह की पुष्टि की। इस चरण में गार्बो ने जर्मन संपर्कों का विश्वास जीतने में सालों लगाए। उसकी जानकारी इतनी विश्वसनीय थी कि वह जर्मन खुफिया तंत्र के उच्च स्तरीय आकलनों तक पहुंचती थी। यह एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। जर्मन उच्च कमान ने बड़ी सैन्य टुकड़ियों को पास दे कैले में रिजर्व में रखने का विकल्प चुना, न कि उन्हें तुरंत नॉर्मंडी भेजने का। इस रिजर्व में बख्तरबंद डिवीजन और पैदल सेना थीं, जो मित्र देशों की बढ़त के लिए गंभीर चुनौती बन सकती थीं। युद्ध के बाद जर्मन अभिलेखों से पता चला कि कई सैनिक वहीं तैनात रहे, दूसरे आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे, जो कभी नहीं हुआ। यह देरी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसने मित्र देशों को वो समय दिया जिसकी उन्हें अपने समुद्र तट के मोर्चे को मजबूत करने, आपूर्ति और अतिरिक्त सैनिक लाने और अंदरूनी इलाकों में आगे बढ़ने के लिए जरूरत थी। जो एक डगमगाती और संभवतः उलटने योग्य कार्रवाई हो सकती थी, वह एक निरंतर और अंततः सफल अभियान में बदल गई। इतिहासकार इस धोखाधड़ी को, जिसमें गार्बो मुख्य भूमिका में थे, युद्ध के सबसे प्रभावी खुफिया अभियानों में से मानते हैं। युद्ध खत्म होने से पहले ही उनकी सफलता की विडंबना स्पष्ट हो गई थी। उन्हें पता नहीं था कि जर्मनों ने 29 जुलाई 1944 को उन्हें आयरन क्रॉस द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया, क्योंकि वे मानते थे कि वह युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए स्वयं एडोल्फ हिटलर की स्वीकृति जरूरी थी, जो आमतौर पर अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को मिलता था। लगभग उसी समय ब्रिटिशों ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सदस्य नामित किया, जो सम्मान किंग जॉर्ज 6 ने नवंबर 1944 में प्रदान किया था। यह दोहरी मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे उल्लेखनीय विडंबनाओं में से एक को उजागर करती है। एक व्यक्ति जिसे दोनों पक्षों ने एक ही कार्य के लिए सम्मानित किया, जबकि किसी को पूरी सच्चाई नहीं पता थी। अपनी उपलब्धियों के बावजूद पुजोल को लगा युद्ध खत्म होने पर भी उसकी सुरक्षा तय नहीं थी। हालांकि नाजी जर्मनी गिर चुका था, लेकिन खुफिया नेटवर्क के अवशेष, सहानुभूति रखने वाले और भगोड़े पूरे यूरोप और उससे बाहर भी मौजूद थे। पुजोल को डर था कि उसकी दोहरे एजेंट की भूमिका उजागर होने पर वो बदले का शिकार बन सकता है। उसकी धोखाधड़ी जिन लोगों को उसने गुमराह किया था, उनके लिए बहुत व्यक्तिगत थी और उसके विश्वासघात ने उसे बेहद असुरक्षित बना दिया। अपनी सुरक्षा के लिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें उसने युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी रचनात्मकता को दोहराया। वो गायब हो जाएगा। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की मदद से पुजोल ने 1949 में अपनी मौत का नाटक किया। आधिकारिक कहानी थी कि वह अंगोला में मलेरिया से मरा। यह इतनी विश्वसनीय थी कि सभी ने स्वीकार कर लिया, यहां तक कि उसके जानने वालों ने भी। असल में उसने नई जिंदगी शुरू की। अंगोला से निकलकर पुजोल ने नई पहचान के साथ वेनेजुएला में बसने का निर्णय लिया। वहां उसने शांत जीवन चुना और पूरी तरह सार्वजनिक ध्यान से बचा। वो किताबों की दुकान और गिफ्ट शॉप चलाता था और आम जिंदगी में घुल गया था। यह उसकी युद्धकालीन भूमिका से बिल्कुल विपरीत था। दशकों तक वह लगभग अदृश्य ही रहा। उसकी गुमशुदगी इतनी थी कि खुफिया हलकों में भी उसके अंजाम को बहुत कम लोग जानते थे। जो व्यक्ति कभी नाजी जर्मनी के रणनीतिक फैसलों को प्रभावित करता था, वो शांतिकाल में गुमनामी में जीने वाला एक आम नागरिक बन गया। 1980 के दशक तक उसकी कहानी फिर से सामने नहीं आई थी। ब्रिटिश इतिहासकार नाइजल वेस्ट ने गार्बो की पहचान उजागर करने की खोज शुरू की। सालों की जांच के बाद पुजोल वेनेजुएला में मिले, जिससे पता चला कि युद्ध के प्रमुख डबल एजेंटों में से एक अब भी जीवित है और इतिहासकारों व पूर्व खुफिया अधिकारियों में रुचि जगी। पुजोल ने ब्रिटेन की एक छोटी यात्रा की, जहां उनका स्वागत सम्मान और पहचान के साथ किया गया। उन्होंने अपने पूर्व सहयोगियों से मुलाकात की, महत्वपूर्ण युद्धकालीन स्थलों का दौरा किया और यहां तक कि डी डे की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया। पहली बार युद्ध में उनकी भूमिका को पहली बार सार्वजनिक मान्यता मिली। वो 1988 में काराकास में चल बसे, जिससे एक ऐसे जीवन का अध्याय समाप्त हुआ जो गुमनामी, छल और ऐतिहासिक महत्व से भरा हुआ था।